हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। इस वीडियो में हम 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से देखेंगे एनालिसिस के साथ। और दूसरा, यहाँ पर एक आई बटन पर आपको एक वीडियो शो हो रही होगी, उस वीडियो को ओपन करना। उसमें मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है लास्ट ईयर पेपर्स में, तो उससे काफ़ी अच्छा आपको पता लग जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात है, जो स्क्रीन पर अब आपको एक बुक शो हो रही है और जो पॉइंट लिखे हुए हैं सेम उसी पॉइंट के आधार पर हमने एक बुक डिज़ाइन की है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग की। तो ये इतनी इफेक्टिव बुक है कि आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से ले सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और ये वाला सेशन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ फेरा, ए टर्म रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो फेरा टर्म है FERA, वो फॉरेन एक्सचेंज में किस तरह कनेक्टेड है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और 1974 में ये जो है इसका ये पारित हुआ, और इन 2000 में ये चेंज हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज फेरा चेंज इनटू FEMA इन 2000 ईयर। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HSRA, ए ग्रुप विच वाज फाउंडेड इन 1928 ऑफ विच भगत सिंह इज इन ए मेंबर। यानी कि HSRA की फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि 1928 में फाउंड किया गया था, भगत सिंह उसमें एक सदस्य थे। तो उसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द, यानी श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट होता है, एक तो पाक स्ट्रेट से, और दूसरा किससे, तो दूसरा होता है गल्फ ऑफ मन्नार से। ठीक है, मन्नार की खाड़ी से। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग एनर्जी। जो एनालिसिस की वीडियो में आपको बोल रहा था, उसमें मैंने ये भी बताया था कि एक क्वेश्चन जीके में एक क्वेश्चन जो है वो साइंस से आ रहा है, तो साइंस का एक क्वेश्चन यहाँ पर भी कवर हो रहा है। तो जीके जो वेटेज है ना स्टैटिक का, वो बहुत कम हो गया है, तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए साइंस पर। तो कौन सी यूनिट नहीं है, फैंथम नहीं है। तो ये फैंथम जो है वो यूनिट किसकी है, इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का मात्रक है, LENGTH। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन वुमेन सिंगल कैटेगरी इन 2016। 2016 में वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस किसने जीता। तो बेसिकली अब 2016 से तो कोई मतलब वास्ता है नहीं अपना। 2021 किसने जीता इन वुमेन्स, नाओमी ओसाका इन वुमेन्स ओसाका। एंड इन मेंस सिंगल की बात हो रही है, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड के वीरमणि सोशल जस्टिस अवार्ड। तो इसको भी छोड़ दो क्वेश्चन को, बेसिकली उस टाइम का क्वेश्चन है 2016 का, और इसका आंसर था नीतीश कुमार दैट टाइम। बट अभी प्रेजेंट में क्या है, इस तरह का कोई अवार्ड नहीं दिया गया, लास्ट 2019 में दिया गया है। तो आप उसको याद मत रखो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो 2021 में भी मिड ईयर के बाद से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो वो आया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जन 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर, यानी कि पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये पहली जनगणना बोला, ऑफिशियल मत लिखो इसको। फर्स्ट जो सेंसस हुई थी, ठीक है, वो इंडिया में कब कंडक्ट की गई थी, तो 1871 में की गई थी लॉर्ड मेयो द्वारा, बाय लॉर्ड मेयो। बट हम बात करें अगर ऑफिशियल जनगणना की, ठीक है, ऑफिशियल सेंसस की, तो 1881 में ये हुई थी बाय लॉर्ड रिपिन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, बट in this question this is first census in India was conducted in the 1871। अगर यहाँ पर 1881 आंसर होता तो प्रेजेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 1881 आंसर कर देते। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परम युवा 2 डिजाइंड बाय सीडैक इन पुणे इज अ टाइप ऑफ, यानी कि परम युवा 2 जो है, जो सीडैक ने डिजाइन किया था पुणे में, वो क्या है, बेसिकली क्या चीज़ है, मिसाइल है, सुपर कंप्यूटर है, बुलेट ट्रेन है, स्पेस शटल है, क्या है, तो वो है सुपर कंप्यूटर। ये बात ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, जो लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे, विच इंडियन स्टेट हैज़ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। अब हैज़ नहीं होगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ इसमें 2019 में, लास्ट ईयर क्या हुआ, 370 आर्टिकल जो है 370 आर्टिकल वो उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य घोषित किया गया था, जिसका एक अलग संविधान था, जिसका एक अलग झंडा भी था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो है एक तरह से अलग देश ट्रीट किया जाता था,
तो स्टेट क्या देश ही हो जाता था, तो अब वो आर्टिकल ख़त्म कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेड में, हेड इज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के सेक्शन पर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर सी इज सिटिंग ऑन 9th चेयर फ्रॉम द लेफ्ट एंड फेसिंग नॉर्थ एंड 17th फ्रॉम द राइट हैंड, द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन ए रो आर। तो इसको हिंदी में भी देख लो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और इसको प्रॉपर आंसर करेंगे हम इंग्लिश में देखने के साथ। एक बार आप हिंदी में देख लिया करो, इंग्लिश में देख लिया करो, खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। अब देखो इसमें प्रॉपर तरीके से हमें क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। तो वो कह रहा है कि जो सी पर्सन है वो लेफ़्ट से, ये तो लेफ़्ट है, ये आपका राइट हो गया। अब लेफ़्ट से वो कह रहा है कि 9th नंबर पर बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर बैठा है तो ये कौन सी पोजीशन, 9th पोजीशन है, सी बैठा है यहाँ पर। और ये कहाँ पर है, फेसिंग नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ। यानी कि इधर कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, डेफिनेटली बात है। ये कह रहा है राइट से जो है वो 17 नंबर पे, यानी कि यही पोजीशन 17 कह रहा है वो। इसका मतलब राइट में कितने लोग हैं, राइट में ओनली 16 लोग हैं। अब उसका पूछना है देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर इन ए रो, यानी कि उस पूरी रो में चेयर कितनी है। तो 16 और 8 कितने हो गए, 24, और ये खुद की पोजीशन वो कितनी होगी, 25। तो इसका कितना मतलब हो गया, 25 चेयर होंगी। अब चाहे नॉर्थ की तरफ मुँह करके बैठा, लेकिन साउथ की तरफ मुँह करके बैठा होता, अगर एक ही डायरेक्शन होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी स्टार्टेड फ्रॉम ए फिक्स प्लेस, ए मूव टुवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, टर्न टू हिज राइट एंड कवर 4 किलोमीटर, बी मूव्स टुवर्ड वेस्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर एंड देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। नाउ हाउ फार ए एंड बी आर फ्रॉम ईच, यानी कि ए और बी दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार हिंदी में, देन अगले हम 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को आंसर कर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक मीट पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर पहले ए और बी दोनों एक साथ थे। अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि ए जो है वो उत्तर की तरफ चलता है, लो भाई ये उत्तर की तरफ ए चल रहा है। अब इसके बाद उसने बोला है कि ए मूव टुवर्ड नॉर्थ एंड आफ्टर 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद टर्न हिज राइट, यानी कि दाएं मुड़ जाता है, एंड कवर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कवर करता है। तो कहाँ पहुँच गया, ए यहाँ पहुँच गया। बी मूव टुवर्ड वेस्ट, यानी कि पश्चिम की तरफ बी जाता है, और कितने किलोमीटर, एंड वॉक 5 किलोमीटर एंड देन टर्न टू हिज राइट, यानी कि अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखो 3 किलोमीटर ये चल रहा है, 3 किलोमीटर ये चल रहा है, दोनों पैरेलल हो जाएंगी। देन हाउ ए एंड बी जो है एक दूसरे से कितनी दूर है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ये है। अब देखो 4 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, और 5 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, यानी टोटल कितनी डिस्टेंस होगी बी और ए के बीच में, 9 किलोमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर, 3, 8, 18, 38, इसके बाद 158। मतलब ये जो ब्लैंक है इसको हमें फिल करना है कि इसमें क्या आएगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं, इसको अलग से लिखकर, वेट 3, 8, 18, 38 और ये हो गया 158। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना है, 5 का, यहाँ डिफरेंस कितना है, 10 का, यहाँ कितना है, 20 का। ओके, यहाँ कितना हो रहा है, दुगना, यहाँ दुगना, डेफिनेटली दुगना ही हो रहा होगा। तो डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा, 40 का आना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए, 78। अब ये चीज़ आगे क्लियर हो जाएगी, 5 दूनी 10 दूनी 40, यानी कि 80 अगर जुड़ रहा है तो इट मीन्स ये जो है परफेक्ट है। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो गया, इंटू 2 परफेक्ट हो गया, यानी क्या आ जाएगा, 78 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ GUN इज कोडेड HHVO, ओके, देन IBU इज कोडेड H, यानी कि जिस तरह से GUN को HVO में कन्वर्ट किया गया है, लिखा गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, वैसे ही IBU को किस तरह कन्वर्ट किया जाए, किस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो एक चीज़ कि G के बाद क्या हुआ है, G के बाद H, U के बाद V, N के बाद O, एक एक जुड़ रहा है। वैसे ही सेम I के बाद J, I के बाद J आएगा, IBU इज कोडेड H, इज कोडेड H। देखो I के बाद J आना चाहिए, बट यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या लेते हैं, अब उल्टा कर लेते हैं इसको। उल्टा कैसे, जैसे I के बाद J आता, या B के बाद C, या U के बाद V, आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में से किस में 1 जोड़ने पर जो है IBU आ रहा है। IBU आ रहा है, यानी H के बाद I आता है, A के बाद B आता है, और T के बाद U आता है। तो HAT अगर ऑप्शन है तो हम उसको टिक कर देंगे। ओके, 4th ऑप्शन इज़ द राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64, 81, 144 ये सिमिलर सेट ऑफ नंबर हैं, तो इसी प्रकार के हमें सिमिलर सेट बनाना है। इनमें से कौन सा सेट सिमिलर होगा 64, 81, 144 के। अब यहाँ प्रॉपर तरीके से देखोगे तो 64, 81 एंड 144 ये किसी न किसी के स्क्वायर हैं। ये तो 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, यानी तीनों किसी न किसी का स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 21 ना तो किसी का स्क्वायर है, ना ही 789 किसी का स्क्वायर है, ना ही 461 किसी का स्क्वायर है, बट ये पूरा सेट जो है किसी न किसी का स्क्वायर बन रहा है। तो डेफिनेटली आंसर कौन सा कर सकते हो आप? टिक सेकंड ऑप्शन कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन को पढ़ो प्रॉपर तरीके से और इसको मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ, देन इसको सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। ठीक है, 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे इसको। देख लो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके देख लेना। बायोलॉजिस्ट 4th ऑप्शन है। अब इसमें देखो बेसिकली क्या किया है, इसमें 4 लोग हैं, 4 भाई हैं ये, और इन 4 भाई को एक टेबल पर बिठा दिया गया है। ये डिस्कस कर रहे हैं, इनका प्रोफेशन अलग अलग है कि ऑथर एक बायोलॉजिस्ट है, एक केमिस्ट है, एक डॉक्टर है, और ये चारों जो बैठे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जी स्टार्ट बाई सेटिंग द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, यानी जी स्टार्ट करता है एजेंडा को, और यानी स्टार्ट कर रहा है हर चीज़ का मतलब यहाँ पर बोलने पर। आफ्टर हिम द डॉक्टर गिव्स ए लॉन्ग डिस्कस, यानी कि उसके बाद डॉक्टर चालू हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो डॉक्टर है, एक जी है। ठीक है, एक तो डॉक्टर है, एक कौन है, जी, ये दोनों बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट आर इज सिटिंग अक्रॉस द डॉक्टर, यानी डॉक्टर अगर यहाँ बैठा है, ध्यान से देखना, तो आर उसके जस्ट अपोजिट बैठा है। एंड नेक्स्ट टू द केमिस्ट, और केमिस्ट के जस्ट अगला है। अब देखो केमिस्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं, अगर चेंज हुआ तो हम कर लेंगे। एम इज़ साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग। अब यहाँ पर एक बात है, देखो यहाँ बात क्या है, यहाँ ये हो रहा है कि डॉक्टर बात कर रहा है, ठीक है, और एक पर्सन था डी, वो भी बात कर रहा है। लेकिन अगर मैंने डी को यहाँ रख दिया तो मुझे एम को यहाँ रखना पड़ेगा, एम को यहाँ रखना पड़ेगा। ओके, एम को मैं यहाँ रखूँगा, डी को यहाँ रखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसने क्या पूछा है, आर का प्रोफेशन क्या है। अगर मैं डी को यहाँ रख देता हूँ, एम को यहाँ रख देता हूँ, इन केस देख कर चलना ये चीज़, तो क्या होगा, यहाँ पर बात हो रही है कि आर का प्रोफेशन पूछा गया है। और ये एक बात और कह रहा है कि एम इज़ साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग एंड द केमिस्ट स्पीक ओनली एट द वेरी एंड, यानी केमिस्ट जो है वो लास्ट में बोलता है, बट एम पूरी मीटिंग के दौरान साइलेंट रहता है। तो केमिस्ट जो है, आप क्या कर सकते हो, इसको केमिस्ट को डी बना सकते हो, या फिर डॉक्टर को जो है इस तरह से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑप्शन हो गए, यहाँ पर ये हो गया कि एक तो आप ले लो एस, एक ले लो डी, ठीक है, इस तरह से ले लो। कौन से हो गए इसमें, टी नहीं, जी ले लो, या फिर इसको एस ले लो, इसको जी ले लो। अब यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि ये साइलेंट है, ये पर्सन भी सामने बैठा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी ना तो एम के प्रोफेशन की बात की गई है, ना ही आर के प्रोफेशन की बात की गई है। अरे अगर इन दोनों के प्रोफेशन की बात ही नहीं की गई है तो डेफिनेटली हम इन दोनों के प्रोफेशन में कंफ्यूज रहेंगे। और यहाँ से क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है कि प्रोफेशन ऑफ आर क्या है, तो आप कह सकते हो इनएडिक्वेट डेटा। अगर सेम यहाँ पर आपसे बोलता है कि एम का प्रोफेशन क्या है, तो आप सेम बात कहते हैं कि अपर्याप्त डेटा है। ओके, कैसे पता किया कि आपको ना तो एम के किसी प्रोफेशन के बारे में कहा गया है, ना ही आर के प्रोफेशन। जब दो लोगों के प्रोफेशन के बारे में नहीं कहा गया है और आपसे किसी उनमें से ही किसी एक पर्सन के प्रोफेशन के बारे में पूछा जाए, तो आप कहोगे इनएडिक्वेट डेटा। बात क्लियर है? इसको आप बिना पढ़े भी यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन से ही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइसेस द लेटर सीक्वेंसेस दैट कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस इन ऑर्डर, यानी कि हमें क्या करना है, इन्हें फिलिंग दी ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करना है, देन देखना है कि कौन सा ऑर्डर जो है वो अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, बी ब्लैंक ए रखकर सॉल्व करने से ही होता है ये क्वेश्चन, अदरवाइज सिर्फ हवा में नहीं होगा। एक अलग पेन से कर लेते हैं, ए बी देन बी। अब इसको ऐसा करते हैं, इसको पैटर्न को जो है ना हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 के पैटर्न में काट के देखें कि ट्रिपल ए बी ए बी, यानी कि ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम इसको जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, एक ट्रिपल ए बी डबल ए बी, अगर हम इसको ऐसे काटें तो चॉइस बन सकती है। कैसे बन सकता है ये अगर आप देखोगे यहाँ से कि 6 में देखेंगे तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, डबल
सिंगल ए सिंगल बी। तो ये हो सकता है प्रोबेबल। आप एक बार चेक कर लेना बाकी चारों ऑप्शंस को कि क्या जो बाकी में रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन सर्टेन कोड नॉलेज इज कोडेड एज, इस तरह का कोड किया गया है और जनरल को किस कोड में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर के जो है वो किस कोड में है, 25, 65, 35। अब यहाँ गिन के देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9, और यहाँ गिन कर देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9। इट मीन्स एक के लिए एक ही कोड डिजाइन है। अब के का कितना होता है, के 11वें नंबर पर आता है। एन कितने नंबर पर आता है, एन आता है 14 नंबर पर। तो यहाँ मुझे एक चीज़ पता लग रही है, अगर एक और एक को 2 जोड़ दूँ मैं तो 2 हो रहा है, एक और 4 को जोड़ दूँ तो 5 हो रहा है। एक छोटा सा और चेक कर लेते हैं, ओ को चेक कर ले, ओ आ रहा है 15 नंबर पर, तो 5 और 1 क्या हो जाए 6। यानी कि ये बात जो है वो सही है कि इनका जो नंबर की पोजीशन है उनकी क्या हो रही है, उनका एडिशन हो रहा है। अब बात करें जनरल पे, तो जी आता है 7 नंबर पर, ई आता है किस पे, 5 पर, तो ऑप्शन पहला तो कट गया, ठीक है ना। एन किस पे आता है, एन आता है 14 पर, तो इट मीन्स 4 और 1 5 फिर से हो गया, तो फिर से ये सेकंड ऑप्शन कट गया। अब देखो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए हमें लास्ट वाला चेक करना जरूरी है। एल कितना आता है 12 पर, 12 का क्या हो गया, 1 और 2 3 हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इराक इज़ रिलेटेड टू बगदाद, यानी कि इराक जो है वो बगदाद से कनेक्टेड है। तो इन द सेम वे ऑस्ट्रिया जो है वो किस से कनेक्टेड होगी। बेसिकली क्या है यहाँ पर ये जीके का क्वेश्चन बन जाता है जो आपकी रीजनिंग में आ रहा है। ये जीके का क्वेश्चन इस पेपर में नहीं है, इस पेपर में तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन में दिया गया है। इराक जो है, इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी है बगदाद। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि ऑस्ट्रिया जो है किसकी ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना यहाँ पर पेट्रोल संघ का जो है, पेट्रोल संघ है यहाँ पर, जिस तरह WTO है या फिर वर्ल्ड बैंक है जो कि वाशिंगटन DC में है, वैसे यहाँ पर पेट्रोल संघ का जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स इज़ द मैटरनल आंट ऑफ क्यू एंड हु इज़ द सन ऑफ जेड एंड जेड इज़ द सन इन लॉ ऑफ ई, देन हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू ई। बहुत ही आसान सवाल है, प्रॉपर तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। होपफुली बहुत लोगों ने किया भी होगा, अगर कुछ बच्चे इसमें अटक गए हैं तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इसने बोला है कि इंग्लिश में देखते हैं इसको कि एक्स इज़ द मैटरनल आंट ऑफ क्यू। अब देखो इसमें इसी अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक पेरेंट्स हैं, उनका एक चाइल्ड है, ठीक है, जो हम इसको बना देते हैं, मेंशन नहीं कर रहे कि कौन है। साथ में क्या है, मैटरनल की बात की गई है, तो यानी कि मौसी हो गया और उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि ये तो जो लोग कनेक्ट हैं ये क्या हैं, आपस में बहनें हैं। ये बात क्लियर हो गई। और किसकी, ये वाली जो है, ये वाला जो पर्सन है वो कौन है, वो क्यू की आंटी है, आंट ऑफ क्यू। हु इज़ द सन ऑफ जेड, जो कि जेड का बेटा है। अब जेड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। जेड इज़ द सन इन लॉ ऑफ ई, यानी कि जेड जो है वो क्या है, दामाद है ई का। अब ई जो है डेफिनेटली इस लड़की का कौन होगा, पिता होगा, तो जेड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू ई, यानी कि एक्स, अब देखो यहाँ पर क्या बोला था, एक्स इज़ द मैटरनल आंट ऑफ क्यू, यानी कि ये कौन हो गया, एक्स हो गया, एक्स हो गई। एक्स ई से किस प्रकार कनेक्टेड है, तो एक्स ई की क्या होगी, डॉटर होगी। सिंपल, सोबर, क्यूट आंसर, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पर आते हैं जो कि है मैथ का सेक्शन। अब हम एक बीच में एक चीज़ और बता दूंगा, कुछ बच्चों का ये कहना है कि हम सिलेबस कैसे डिसाइड करें। तो भैया सिलेबस डिसाइड नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी करनी है उसी मैनर में, ठीक है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप यहाँ कहोगे यार ये तो बियॉन्ड सिलेबस है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करनी चाहिए आपको, क्योंकि वो सिलेबस अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आई है, लेकिन एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि जब कोडिंग जैसे या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर बाकी जो है प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इट मीन्स कुछ भी आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये मैथ का सेक्शन है। व्हाट इज़ द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2, 3, 4, 7, 5, 6। 2, 3, 4, 7, 5, 6 का यौगिक अनुपात कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जब कंपाउंड रेशियो निकालना है तो सबसे पहले क्या है, इनको इस तरह से लिख लिया करो ताकि कोई परेशानी ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको देखो कि या तो सबका गुणा कर लो वन साइडेड,
या फिर क्या है, कट कर लो। 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, तो 3 3 9 7 63, 4 5 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 63 हो जाएगा, 2063। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ ए इंटीजर, अब इस क्वेश्चन को क्या कहोगे यार, ये क्वेश्चन आपके नेचुरल नंबर वगैरह ये सब नंबर सीरीज में आ रहा है ना, लेकिन इसका देने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो ये नहीं कहोगे ना बियॉन्ड सिलेबस है, सारा सिलेबस में मैथ के जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं ना वो सब सिलेबस में है। अब वहाँ पर कई सिलेबस डिफाइन नहीं है। कुछ लोग अगर सिलेबस डिफाइन कर देते हैं कि भाई यही सिलेबस आएगा, तो उनसे लिखवा लेना। ठीक है, मैं किसी भी चैनल की बोल रहा हूँ, किसी भी पर्सन की बोल रहा हूँ, उससे लिखवा लेना कि ये नहीं आया तो हम फिर ये करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस डिफाइन है तो किसी भी सिलेबस के पीछे मत भागो। जो जो चीज़ आई हैं पहले उसके आसपास की चीज़ें कवर करो, फिर उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करो, तभी काम बनेगा। ए जो है वो क्या है, पूर्णांक है। बी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो ए यूनियन बी की बात की गई है इसमें। अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं ये समझा देता हूँ। देखो, अगर ए माना कि आप समझ लो एम क्या है, 1 2 3, और एक मैं ले रहा हूँ एन क्या है, 0 1 4 3 और 4। ठीक है, ऐसे ले लिया। अब मैं अगर लिखता हूँ एम यूनियन एन और एम इंटरसेक्ट एन, ये दो चीज़ हैं। तो एम यूनियन एन का मतलब क्या है, जितने भी इसमें हैं वो सब कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हो गया। अगर मैं एम इंटरसेक्ट एन लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है वो जो SCF, जिसको हम पार्शली बोलते हैं SCF, इसको बोलते हैं LCM। ठीक है, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, बहुत ही सिंपल भाषा में। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आप कॉमन देखोगे तो 1 है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट। सेम चीज़ यहाँ पर करनी है आपको। कैसे करनी है, अब देखो ए इंटीजर है, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर स्टार्ट होते हैं 1 से, 0 से भी। ठीक है, 0 1 2 3 4 डैश, माइनस के भी इंटीजर होते हैं। बी जो है नेचुरल नंबर बोला है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डैश, इसमें नेगेटिव नहीं आते, ना ही जीरो आता। जीरो किस में आता है, होल नंबर में आता है। तो हमें देखना है ए इंटरसेक्ट भी। अब इसमें हाँ मैं लिख देता हूँ यार, फिर आप यूँ कहो कि -1 -2 ये सब भी इंटीजर हैं। दो तरह के इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, जीरो भी शामिल होती है उसमें। पॉइंट की कोई भी संख्या नहीं होती, 1.2 1.2 ये सब नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरसेक्ट देखते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखोगे यहाँ से 1 2 3 से लेके डैश डैश संख्या है, और बेसिकली इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो जो इंटरसेक्ट है वो क्या आएगा, वो आएगा नेचुरल नंबर। लेकिन अगर वहीं आपसे ये पूछा जाता यूनियन क्या है, ए यूनियन बी, तो आप कहते इंटीजर। ठीक है जी, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए स्कूल हैज़ 250 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच ओनली 50 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 47 chess and 40 tennis. 35 students like to play both football and tennis. 33 both chess and tennis. 38 football and chess. If 27 students do not like any of these three sports, find the number of students who like all sports. ठीक है, हिंदी में देख लो इसको प्रॉपर तरीके से 10-15 सेकंड, और इसको हम आंसर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब तक जितने क्वेश्चन करें उनको करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है 250 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से केवल फुटबॉल खेलने वाले 50 लोग हैं, और केवल चेस खेलने वाले 47, और केवल टेनिस खेलने वाले जो हैं 40 लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बहुत बढ़िया सा वेन डायग्राम बनाते हैं। अरे यार ये समझ, ये अब बनाए सही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये फुटबॉल है, ये चेस है, ये टेनिस है। अब मैं थोड़ा सा अलग कलर में ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। इसने बोला 50 ओनली फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर हमने 50 लिख लिया। 47 ओनली चेस खेलते हैं, ये लो भाई। 40 ओनली टेनिस खेलते हैं, ये लो। 35 स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, फुटबॉल एंड टेनिस खेलने वाले दोनों कॉमन कैंडिडेट कितने हैं, 35। इसके बाद इसने बोला है कि 33 कैंडिडेट जो हैं चेस और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो ये लो भाई। इसके बाद बोला 38 जो है फुटबॉल और चेस खेलते हैं, 38 फुटबॉल और चेस खेलना है, ये भी सही है। 27 स्टूडेंट जो हैं वो कुछ भी नहीं खेलते तीनों में से, तो ये बताना है हमें कि तीनों खेल खेलने वाले कौन से बच्चे हैं। तो पहली बात तो ये कि 250 स्टूडेंट टोटल हैं। 250 स्टूडेंट में से हमने पहले 27 स्टूडेंट को घटा देना है। वो क्यों, क्योंकि ये खेल ही नहीं रहे हैं, तो सीधी सी बात इनको तो आउट करो। तो कितने बच्चे बच गए, 223। 223 स्टूडेंट अब बच चुके हैं। अब इनको देखेंगे हम, इनको एडजस्ट करेंगे। तो पहले इनमें से सबसे पहले 50, 47 और 40 कितने हो गए, 137 बच्चों को हटा दो जो एक ही गेम खेल रहे हैं।
तो हमने ये पता लग लिया ये कितने बच्चे हैं, ये टोटल वाले स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं, और इनमें से सिंगल वाले ओनली वाले 137 बच्चे हैं, तो उनको हटा दिया तो कितना आया, 13 में से 7 गए तो 86, ठीक है, 6 और 86 वो बच्चे हैं जो डबल डबल खेल रहे हैं या ट्रिपल खेल रहे हैं। अब इसमें ध्यान से देखोगे, अब इसमें गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, नोट कर रहे हैं जिसको नोट करना है। हमें ये पता लग गया 86 जो है ना वो एक से ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, 2 भी गेम खेल रहे हैं और 3 भी गेम खेल रहे हैं। तो हमें जो भी कार्रवाई करनी है वो 86 में से करनी है। तो पहले ये देखो कि फुटबॉल और चेस खेलने वाले कितने हैं, 38, ठीक है। यहाँ पर फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले कितने हैं, 35, कॉमन कैंडिडेट है ना। चेस एंड टेनिस खेलने वाले कितने हैं, वो हैं 33। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा 2 फुटबॉल प्लस टेनिस प्लस के चेस, इनका टोटल जो आएगा वो कितना होगा, 8, 5 और 3 8, 8 और 16 1, 3 और 3 6 9, 1 10, 106। तो यानी 2 फुटबॉल टेनिस और ये सी खेलने वाले कितने हैं, 106। अब सीधी सी बात है, इसमें से आप क्या कर दो, 106 में से 86 को घटा दो, तो 86 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 86 किसके, 2 खेलने वाले लोग हैं, तो 86 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 20। 20 किसका है, डबल का है, तो एक का कितना हो जाएगा, 10। सिंपल सी बात है, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तीनों स्पोर्ट्स में कॉमन है वो कितने हैं, 10। यहाँ से फिर से बता देता हूँ मैं। अब क्या करना है आपको, पहली बात तो ये देखो कि इसमें 86 को जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, कॉमन कैंडिडेट आ जाएंगे। जैसे ही 86 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 86 क्या है, डबल डबल वाले स्टूडेंट हैं, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये ट्वाइस ऑफ जो कॉमन स्टूडेंट हैं ऑल स्पोर्ट्स वो आ जाएगा, वो कितना होगा, 20। 2 के संदर्भ में, तो 1 के संदर्भ में कितना हो जाएगा, 10। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल इज सर्टेन डिस्टेंस इन 10 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ़ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 12 मिनट, व्हाट शुड बी हिज स्पीड। हिंदी में देख लो इसको। एक व्यक्ति 10 मिनट में 15 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह उसी दूरी को 12 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी गति क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है। समय बराबर दूरी बराबर समय गुणा चाल। समय कितना, t, और चाल कितनी, स्पीड। सिंपल सी बात, डिस्टेंस तो सेम है ना, ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात, पहली यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट। मिनट को या तो हार में चेंज कर लो या फिर हार को मिनट में चेंज कर लेना, जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। तो अपॉन में 60 करके मैं हार में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जो मैं आंसर चाहिए वो किस में, किलोमीटर पर आवर में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पर मिनट देख रहे हो तो आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ मिनट है और यहाँ पर मिनट है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन जो है किलोमीटर पर आवर है, इट मीन्स आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये तो क्या हो गई, पहली डिस्टेंस हो गई, और यही डिस्टेंस किसके बराबर है, दूसरा गुणा स्पीड, न्यू स्पीड के। तो क्या हो जाएगा ये, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, 5 और 25/2, यानी कि 12.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी नई वाली, अगर वो कवर करना चाहता है 12 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन 15 की पावर 17 और 4 की पावर 9, 6 की पावर 8। प्राइम फैक्टर की बात की तो सबसे पहले इसको करो प्राइम में कन्वर्ट, ठीक है, ऑप्टिमस प्राइम में इसको कन्वर्ट कर लो। 15 क्या है, 15 किसका फैक्टर है, 3 और 5 का, तो 3 की पावर 17 हो गई, ये 5 की पावर 17 हो गई। 4 क्या है, वो 2 की पावर 2 हो गया, तो 9 दूनी 18 हो गया। 6 क्या है, 2 की पावर 8, 3 की पावर 8। सिंपल सी बात। अब इसको जोड़ लो, 3 की पावर कितनी होगी, 7 और 7 14, 15 16, 15 यानी कि 25, 3 की पावर 25 हो गई। 2 की पावर कितनी होगी, 26, और 5 की पावर कितनी होगी, 5 की पावर हो गई 17। तो ये फैक्टर्स आ गए। सिंपल सी बात है। अब इन सब फैक्टर को क्या कर दो, इन सब फैक्टर्स को जोड़ दो। 25 और 26 और 17 कितने हो गए, 25 दूना 50 और 1 8, 8 की टर्म आई 68। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 25, 26 और 17, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें आ जाओ क्वेश्चन पर। इफ 3/4 वर्क इज कम्प्लीटेड इन 10/3 days, देन द रिमेनिंग वर्क कैन बी कम्प्लीटेड इन। यानी कि अगर 3/4 कार्य 10/3 दिनों में पूरा किया जाता है तो शेष बचा हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है जी, बहुत ही आसान सवाल है। 3/4 काम है, उसको कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10/3 दिन में, 10/3 दिन, डेज। अब यहाँ पर बोल रहा है कि रिमेनिंग काम, सिंपल सी बात, रिमेनिंग काम कितना बच गया, 1/4। तो वही सेम क्वेश्चन, 10 रुपये में 5 पेन आते तो 5 रुपये में कितने पेन आएंगे, 10/3। पहले निकालो एक के लिए, तो कैसे निकालोगे, 3/4 का भाग दोगे ना, और 1/4 के लिए निकालने के लिए क्या कर दो, गुणा कर दोगे। सिंपल सी बात, 4 से 4 कट गया, 10/9 क्या आ गया इसका आंसर।
रिमेनिंग काम को करने में कितना समय लगेगा 10/9। एक कप पूछता तो क्या करते 10/3/3/3। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1947 ऑड नंबर। 1947 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे वो देखो, स्मार्ट तरीका। 1 3 5 मैं बोलूँ अगर इसकी जगह फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर कौन कौन से हो गए। फर्स्ट 5 ऑड नंबर 1 3 5 7 9, फर्स्ट 5 ऑड नंबर ये हो गए। तो इसका एवरेज क्या आएगा, तो ध्यान से देखोगे ना तो बीच वाला जो होगा वही एवरेज होगा। यहाँ से उतना सेम गैप। अगर मैं इसकी बोलता फर्स्ट 3 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, तो 1 3 5 एवरेज क्या होगा 3 होगा। सिंपल सा आंसर। वहीं फर्स्ट 7 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा। फर्स्ट 7 ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 11, कितने हो गए 3 और 3 6 और 13। अब फर्स्ट 7 का बोला है इसमें तो 3 इधर गए 3 इधर गए, बीच में कौन आ गया 7 आ गया। तो 7 फर्स्ट 7 ऑड नंबर का एवरेज क्या हो गया 7 हो गया। तो इट मीन्स यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट 1947 और जो ऑड नंबर है उनका एवरेज क्या होगा 1947 ही होगा। सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स आर 105 किलोमीटर पर हार एंड 120 किलोमीटर पर हार, फाइंड द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रही हैं, एक तो जा रही है इस डायरेक्शन में 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक जा रही है इस डायरेक्शन में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ये बोला है कि रिलेटिव स्पीड बतानी है, सिर्फ सिंपल सी अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, देखो ये दोनों अगर जा रही हैं तो आपको कैसा दिखेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड दिखेगी। इस पर्सन को कैसे दिखेगा, ये वाली ट्रेन बहुत तेज़ आ रही है। इस पर्सन कैसे दिखेगा, ये वाली ट्रेन बहुत तेज़ आ रही है। ऐसे ही तो होता है, सामने से अब स्कूटी आती है तो बहुत जल्दी निकल जाती है। तो वो कैसे, वो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो कितना हो जाएगी यहाँ 225 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा इसका आंसर था। नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 30% ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 60% ऑफ जो है x माइनस वाई, एंड 30% क्या हो गया 30/100 ऑफ एक्स वाई का मतलब x प्लस वाई गुणा x प्लस वाई बराबर 60/100 गुणा x माइनस के वाई। देन y विल बी, देन क्या, ये कट गया, ये कितनी बार कट गया 2 बार कट गया। सिंपल सा x प्लस वाई बराबर क्या 2x माइनस के 2y। जोड़ लो भैया, ये कितना आ गया, x इधर आ गया, x इधर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ये कितना हो गया ओनली 3y, तो x इक्वल टू 3y। अभी पूछ रहा y विल बी ऑफ x, यानी y x का कितना प्रतिशत होगा, y x का कितना प्रतिशत है। पहली बात तो x बटा y निकाल लो, कितना आ गया x बटा y आ गया 3/1। तो ये बोल रहा y जो है वो x का कितना प्रतिशत होगा, तो 1 है कितने का 3 का, यानी कि 33.33%। सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q इन द इक्वेशन गिवन वैल्यू। जो नीचे इक्वेशन दी हुई है उसमें q की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, q की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। तो पहली बात तो कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक नंबर है। कहीं आपने ऐसा नंबर देखा है 3 - 2 1, ये एक नंबर हो, ऐसा कोई नंबर नहीं होता, ऐसी इक्वेशन बनती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि q की हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, और जो p है उसकी हम कितनी भी मिनिमम ले सकते हैं, r की कितनी मिनिमम ले सकते हैं, ये हमें नहीं दिया गया है। हमें q की मैक्सिमाइज करनी है। देखो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि a b c इसको हम जो है ब्रेक करके किस तरह से लिख सकते हैं। तो c यूनिट डिजिट पर है, यानी कि इकाई संख्या है। तो c प्लस b कौन से पे है, b सैकड़ा पे है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10b। और यहाँ पर a जो है वो है 1000 संख्या पर। ठीक है, इकाई दहाई पर है b और सैकड़ा पर कौन है a, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100a। अब माना कि यहाँ पर एक संख्या होती 123, तो c की जगह 3 लिख देते, b की जगह 2 लिख देते और a की जगह क्या लिख देते 1। अब जोड़कर देखो 123 आता, यानी कि ये जो चीज़ हमने बनाई है एक परफेक्ट है। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। कैसे, 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 300 प्लस p को क्या लिख देंगे p4 को, ये लिख देंगे 10p प्लस के 4 प्लस के 500 देन प्लस के 10q, ओके ना, 10q प्लस के 2 प्लस के 200 प्लस के 10r प्लस के 8 इक्वल टू 1104।
अब देखो 3 और 5 8 और 2 10, तो हटा दो इनको, 1000 तो ये कट गए, कितना बच गया यहाँ पर 104, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 घटा दो कितने बच गए 90। सिंपल सी बात है, 3 चीज़ बच चुकी हैं यहाँ पर, 10p 10q 10r, तो p प्लस q प्लस r कितना बच गया 9। ठीक है जी, 10 से डिवाइड कर दिया। अब मैं p की कितनी वैल्यू मिनिमम रख सकता हूँ, मिनिमम 0 रख सकता हूँ, मैक्सिमम 9 रख सकता हूँ, तो r की वैल्यू भी क्या रख देता हूँ 0 रख दूंगा, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, 10 तो हो नहीं सकती, ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। 7 और 8 में हो सकता था, तो हम क्या कर देंगे इसमें 9 कर देंगे। p की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है 0 हो सकती है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, तभी इसका सम क्या बन जाएगा 1104 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कृष्णा करंट सैलरी इज ₹3500, नेक्स्ट ईयर इट विल बी इंक्रीज बाई 15%, व्हाट विल बी द इंक्रीज सैलरी ऑफ कृष्णा। यानी कि कृष्णा की इंक्रीज होने के बाद सैलरी कितनी थी, पहले तो थी उसकी कितनी 3500 रुपये, और फिर कितनी हो गई 15% बढ़ गई। तो सिंपल सी बात है, दो तरीके, 15% निकाल लो या फिर इसको आप 100 मान के 115 की वैल्यू निकाल लो, दोनों बात जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो 3500 ऑफ 50% निकालोगे तो कितना आएगा 15 5 75, लास्ट में 5 आएगा। जब लास्ट में 5 आएगा, जीरो में जोड़ेगा तो 5 ही बनेगा, तो 4 और 25 एक ही ऑप्शन जिसके एंड में 5 है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 7 मेंबर्स। ये बोलते हैं जो है कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन है। अब आप ये कहो कि लास्ट ईयर नहीं आया था 2016 में क्यों आ गया, तो ये कोई तर्क वाली बात नहीं है ना। 2016 में आया था, 2016 में से कई क्वेश्चन थे जो आए थे 2018 में नहीं आए थे, तो इसलिए आप जो सिलेबस है ना उसको डिफाइन मत करो, और जो डिफाइन कर रहा है उससे थोड़ा सा दूर रहो। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 मेंबर्स, यानी 7 सदस्यों की टीम में से 5 लोग चुनने हैं। तो कैसे चुनेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। देखो 7C5, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल 7, ये जितना लिखा हुआ है नीचे नीचे फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ इसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले, NCR फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस के r। ठीक है जी, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता देते हैं, ये इसको नोट कर लेना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 7 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 क्या हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5। ठीक है, एक एक कम तक मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ये कितना होगा 2 गुणा 1 गुणा 0 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 0 बराबर फैक्टोरियल 1 बराबर 1, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल 5 है, ये कट गया यहाँ से, 2 से कितनी बार कट गया 3 बार, 7 21 क्या हो गया इसका 21, इसका परफेक्ट आंसर हो गया। 7 में से 5 लोगों को चुनने की प्रायिकता कितनी होगी 21 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए नंबर सच दैट 1/3 ऑफ द नंबर इज 5 मोर देन 4। यानी कि हमें एक संख्या बतानी है, देख लो इसको हिंदी में, कि एक संख्या इस प्रकार ज्ञात करो कि संख्या का 1/3 4 से 5 अधिक हो, 4 से 5 अधिक हो। ठीक है जी, 1/3 4 से 5 अधिक, बहुत ही आसान सवाल है। 4 से 5 अधिक का मतलब क्या है, 5 मोर देन 4 मीन्स 9, 5 मोर देन 4 मीन्स 9, 9 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ दैट नंबर, यानी x/3, इट मीन्स x इज 9 × 27। सिंपल सा सवाल, ये हमने कर लिया है। इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट 2 5 6 7 8। इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे, इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में देख लो इसको। इंग्लिश में देखो इसको क्या कह रहा है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विथ 2 3 2 5 6 7 8। ये है, और रिपीटेशन मोड अलाउड नहीं है, रिपीटेशन मोड अलाउड नहीं है और है, दोनों कंडीशन में आंसर करेंगे इसको हम। देखो 4 डिजिट का नंबर बनवा रहा, 1 2 3 और 4। अब क्या करो, अगर ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इन 5 में से केवल एक बार ही हम 5 नंबर ले सकते हैं, एक बार ही हम नंबर ले सकते हैं। मैंने 5 में से कोई भी एक बार नंबर ले लूँगा। यहाँ कितने बच गए, 4 नंबर बच गए। कौन सा जाएगा कोई सा नहीं जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब 4 बच जाएंगे, तो हम यहाँ पर कितने नंबर ले सकते हैं 4 ले सकते हैं। अब कितने ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, अब कितने ले सकते हैं 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पर 120। कब, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन डिजिट्स आर नॉट अलाउड,
देन आंसर विल 120। अगर रिपीटेशन अलाउड है, इफ़ रिपीटेशन ड्रिल्स आर अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, देन कैसे बनेगा? यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 2 3 4, तो 5 नंबर आ सकते हैं पाँचों में से। अब वापस से 5 नंबर फिर से आ गए, 5 5 और 5, 5 25, 625। तब आंसर क्या होता? इन दैट कंडीशन इफ़ रिपीटेशन अलाउड, आंसर विल बी, आंसर क्या होता? आंसर होता 625, 625। ठीक है जी, समझ में आई बात? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 को जो है हमें बाइनरी कोडिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाइनरी डेट में कन्वर्ट करना है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। अब फॉर एग्जांपल में एक छोटा सा जो एग्जांपल बता रहा था वो ये है कि जैसे कि माना कि 101, ये एक बाइनरी कोड दिया हुआ है, इसको आप कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे? ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको आप नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, इसको पहली बात तो 2 लिखते हैं। अब यहाँ क्या है? 101, ठीक है जी। इसमें क्या करो? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन पावर के साथ, 0 1 2, बढ़ती हुई पावर, 101 लेफ्ट टू राइट, देन बढ़ती हुई पावर में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, इस तरह से आप कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, 101 क्या हो गया? ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? 0 हो गया, ये क्या हो गया? 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया। टोटल कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 को हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब सेम 45 की बात करते हैं, तो हमें ऑप्शन से चलना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से ऐसे 1 0 0 1 1 1 इंटू 2 2 2 एंड 2 एंड 2 एंड 2, यानी कि 0 1 2 3 4 5। बहुत ही आसान, यहीं से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये कितना है? 16, ये कितना है? 32, पॉसिबल ही नहीं है, 48 बन रहा है यहीं पे, तो ये तो ख़त्म कर दो। अब इसको तो हटा देंगे हम पहले ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन पाते हैं 1 0 1 1 0 1। ठीक है जी, क्या हो गया? ये तो 1 हो गया, ये कितना हो गया? 0 हो गया, ये कितना? 2 दूनी 4, ये कितना? 8, ये कितना? 0, ये कितना? 32। जोड़ कर देखो, 8 4 12 और 1 13 45। परफेक्ट। तो बाइनरी कौन सी हो गई? इसका नंबर बाइनरी कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया। इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब आप जो बियॉन्ड सिलेबस वाली बात है ना, उसको थोड़ा भूल जाओ। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर द वर्ड कंप्यूटर बी अरेंज सो दैट द वोवेल आर ऑलवेज टुगेदर, यानी कि जो स्वर हैं वो साथ में आए। तो कंप्यूटर के हम वर्ड्स को किस तरह से अरेंज कितनी बार कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है वो। तो आप देखो एक बार इसको, क्वेश्चन को, और सेम ये जो क्वेश्चन है इसको हम आंसर करते हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से। देखो भाई, कंप्यूटर में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हैं। इसमें से वॉवेल कौन से हैं? वॉवेल हैं, एक तो ये है और एक ये है और एक ये, 3 वॉवेल हैं, 3 वॉवेल। बाकी रिमेन कितने बच गए? 3 और 3 6 और 2 8। कितने बच गए? कॉन्सोनेंट कितने बच गए? व्यंजन कितने बच गए? तो वो बच गए 5। ये बात समझ में आई। अब एक चीज़ देखो, कॉन्सोनेंट तो एक साथ आएंगे और वॉवेल एक साथ आएंगे, ये बात क्लियर हो गई ना? वॉवेल एक साथ आएंगे, कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे। सॉरी, कॉन्सोनेंट आ सकते हैं कैसे भी, वॉवेल एक साथ आएंगे। तो ये भी हो सकता है कि कॉन्सोनेंट यहाँ हो, एक साथ हो, और कॉन्सोनेंट एक साथ ना भी हो। कैसे? ये वॉवेल हैं और कॉन्सोनेंट यहाँ पर दे रखे हों, ये कॉन्सोनेंट हो, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें जो ग्रुप बनने वाले हैं वो ओनली एक वॉवेल का ग्रुप बनेगा, बाकी कॉन्सोनेंट कहीं भी बिखरे हो सकते हैं। 3 कॉन्सोनेंट यहाँ हो सकते हैं, 2 यहाँ हो सकते हैं, यानी टोटल जो नंबर होंगे अब अकॉर्डिंग टू दिस, यानी वॉवेल को अगर हम एक ही नंबर मांगे, एक ही वर्ड मानते हैं, तो कितने होंगे? 6 होंगे। तो 6 फैक्टोरियल इनटू ये आपस में बदल सकते हैं वॉवेल, तो 3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर इसमें माना कि यू की जगह ओ होता, ठीक है, यू की जगह होता तो बट्टा 2 फैक्टोरियल और कर देते, सिंपल सा, क्योंकि 2 जो है कॉमन है, ओ उनका इंटरचेंज हो, उनका जो चेंज होगी पोजीशन वो क्या होगी? इफेक्ट नहीं डालेगी पर्टिकुलर वर्ड पर। ये बात समझ में आई ना सबको? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x कैन वर्क 5 टाइम्स फास्टर देन y एंड हेल्स इट टेक्स 36 days लेस देन y, यानी x y की तुलना में 5 गुना तेज़ी से कार्य कर सकता है और इसलिए इसे y से 36 दिन कम लगते हैं। वह अवधि ज्ञात करो जिसमें अकेले y कार्य को पूरा कर सकता। देखो भाई, इस सवाल में ये x है, ये y है, ये क्या दे रखा? 5 टाइम फास्टर देन x, यानी कि ये क्या दे रखी है? कैपेसिटी, क्षमता। और डेज जो लेंगे वो क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं, 1 और 5 डेज उल्टे हो जाएंगे।
जो आदमी जितने ज़्यादा दिन में काम करेगा इसका मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, कम है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ बोला इट टेक्स 36 डेज लेस देन वाई, यानी कि ये जो एक्स है वो 36 दिन कम लेता है वाई से। यहाँ पर देखो अगर वाई 5 दिन लेता है तो एक्स 1 दिन लेता है, यानी 4 दिन कम ले रहा है। जब 4 दिन कम ले रहा है तो उस कंडीशन वाई कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, 5 दिन में। यानी कि अगर 36 दिन कम लेता तो उस कंडीशन वाई कितने दिन में काम पूरा करता, 45 डेज में। सिंपल सी बात, सिंपल सवाल, क्वेश्चन सिंपल, सिंपल आंसर। ओके जी, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इफ़ यू टेक, ठीक है, अवे 8 फ्रॉम 8 टाइम्स एक्स यू गेट 85। बहुत ही आसान सवाल है यार, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर कर दो। यदि आप एक्स से 8 गुने में से 8 घटा देते हैं तो आपको 85 प्राप्त होता है। बताओ लो। देखो भाई, एक्स के 8 गुने में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे देन यू गेट 85। तो क्या था इस क्वेश्चन में, सॉल्व भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 पीपल ए बी सी एक्स वाई एंड जेड गो फॉर एन इंटरव्यू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई इन द इंटरव्यू। प्रोबेबिलिटी आ गई है इसमें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो आ ही रहा था, अब प्रोबेबिलिटी भी आ गई। टोटल कितने लोग हैं, टोटल लोग हैं 6। इसमें सेलेक्ट कितने करने हैं, 2 लोगों को करना है इन द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू में बुलाए जाएँ। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब यहाँ पर देखो एक बात कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर बोथ ए एंड एक्स एंड वाई इन द इंटरव्यू। एक्स एंड वाई की पूछी है तो एक्स की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/6, 6 में से 1, और वाई की सेम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। तो दोनों क्या, दोनों ही सिलेक्ट होने चाहिए, इसलिए गुणा। अगर एक सेलेक्ट होता है इनमें से, या तो एक्स या वाई, तो हम लेते प्लस, यानी कि 2/6 यानी 1/3। लेकिन क्या हो रहे, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं तो गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 1/36। 1/36 क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। बात को समझना, ये किस केस में है, एंड के केस में, इन केस ऑफ एंड। बट इन केस ऑफ एंड, इन केस ऑफ और, तो और के केस में, अथवा के केस में, या तो एक्स सेलेक्ट हो या फिर वाई सेलेक्ट हो, ए की सेलेक्ट हो, तो क्या होता है, 1/6 प्लस 1/6, इट मीन्स 1/3। ठीक है, जो जैसा पूछा जाए वैसे आंसर करो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए आपको दिया हुआ है x/x इज लेस देन इक्वल टू 10, और x क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर को। वहीं नेक्स्ट में जो b में x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। n फॉर नेचुरल नंबर, w फॉर होल नंबर, a माइनस b आपसे पूछा है। सिंपल सी बात है। अब देखो पहले a को डिफाइन कर लेते हैं। a क्या है, x मतलब नेचुरल नंबर। अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ पर x टर्म दी हुई है और बोला है कि x जो है वो 10 या 10 से कम है। तो 10 या 10 से कम कौन से हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 या 10 से कम नेचुरल नंबर। बी देखो, बी इसने बोला है कि हमें होल नंबर चाहिए। एक्स क्या है, होल नंबर, जो कि 10 या 10 से कम है। तो कौन से हो जाएंगे, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बात समझ में आई। 0 से लेके 10 तक और 1 से लेके 10 तक क्या हो गया, ए हो गया। बी क्या हो गया, बी होल नंबर हो गया, कहाँ तक, 10 तक हो गया। अब इसने बोला है कि अगर ए में से हम बी को घटा दें तो क्या होगा, ए में से अगर बी को घटा दें तो 0 बचेगा, 0 बचेगा। ओके, क्या बचेगा, 0 सेट बचेगा। अब यहाँ पर आंसर किस तरह से करोगे वो इंपॉर्टेंट है। ये तो कट गया, ठीक है, सेट की टर्म में हम आंसर कर रहे हैं, सेट की टर्म में, समझ रहे हो बात। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जब ए 1 से लेके 10 तक है, बी 0 से लेके 10 तक है, तो कुल मिला के माइनस का बच रहा है सेट इसमें, तो हम उस कंडीशन में आंसर करेंगे नल सेट का। लेकिन अगर आपसे, ठीक है, लेकिन अगर आपसे इसको बोल देंगे नल सेट, यानी कोई बचा नहीं, ठीक है। अगर आपसे b माइनस ए दिया होता तब आंसर करते उस कंडीशन में, कब, ये आंसर करते कब, जब b माइनस ए दिया होता। जब b माइनस ए पूछा होता तब आंसर करते बी ऑप्शन। लेकिन आपसे क्या पूछा, a में से b पूछा है, जब आपके पास कुछ है नहीं, उसमें से 0 और घटा रहे हैं, तो नल सेट होगा, ठीक है, तब आंसर क्या होगा, नल सेट। लेकिन जब b माइनस ए पूछा होता तब आंसर क्या होता, ये होता। ये तो किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें सेट की टर्म में आंसर करना है। बात समझ में आई। नल सेट एंड ये 0 1 सेट, ये 0 का जो है सेट है, इसको आंसर कब करोगे, या नल सेट का आंसर कब करोगे, ये आपको पता लग गया। ओके जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन कर लेंगे, वो नेक्स्ट एक वीडियो में बना दूंगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना सोचा नहीं था। ओके जी, थैंक यू, गुड लक, वेस्ट। और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस बुक को जाकर देख लेना, बहुत अच्छी बुक है वो,
मैंने बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है, साइंस का, जीके का शॉर्ट मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है, इकोनॉमिक्स एंड बाकी अदर सब्जेक्ट का भी प्रोवाइड करवा रखा है, हिस्ट्री प्रोवाइड करवा रखी है फ्रीली। वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहाँ जाकर देख सकते हो। ओनली CRM की जो बुक का है उसका छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर हमने आसपास के क्वेश्चंस को भी कवर किया हुआ है। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।